हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल कोचिंग। अभी हम लोग क्लास 12 इंग्लिश में चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। सबसे पहले आप जियोलॉजिकल फिनोमेना को समझिए। जियोलॉजिकल फिनोमेना का मतलब है कि ज़मीन के अंदर में जो सारी चीज़ें होती हैं वो किस प्रकार से इंसानों का जो इतिहास है, ह्यूमन काइंड का हिस्ट्री है, उसको जानने में हमारी मदद करता है। इस पृथ्वी पे पहले जितने भी जीव रहते थे या जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो ज़मीन के नीचे में दबी हुई रहती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि पहले डायनासोर इस पृथ्वी पे रहते थे, आज उसके फॉसिल्स हमको मिलते हैं। फॉसिल्स के मिलने से हमको पता चलता है कि वो लोग पहले यहाँ पे रहते थे। उसी प्रकार से जो कंटिनेंट्स हैं वो मूव करते रहते हैं। पहले एक सुपर कंटिनेंट हुआ करता था, जैसे कि अंटार्कटिका जो है वो इंडिया से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में वो टूटकर अंटार्कटिका के जगह में पहुंच गया। उसी प्रकार से कार्बन डेटिंग के द्वारा हम लोग आइस कोर को और फॉसिल्स को जांच करके जान सकते हैं कि उनका एक्चुअल एज क्या है, जिससे हमको पता चलता है कि जो अर्थ का हिस्ट्री है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कब कब हुई थीं। बस इसी को अपने वर्ड्स में इसके आंसर में हम लिखेंगे। जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड आइस कोर्स। इसमें का जो पहला लाइन है वो मैंने क्वेश्चन से ही लिखा हुआ है, दिस शो अस एंशियंट लाइफ एंड पास्ट क्लाइमेट्स। माने जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं और आइस कोर्स हैं वो हमको पुराने जीवन और पुराने क्लाइमेट्स के बारे में बताते हैं। द मूवमेंट ऑफ कंटिनेंट्स एंड रॉक लेयर्स रिवील्स द अर्थ्स एज एंड हाउ लाइफ चेंज। कंटिनेंट्स का मूवमेंट और जो चट्टानों के लेयर्स हैं वो पृथ्वी की उम्र को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि समय के साथ जीवन कैसे बदला था। कार्बन डेटिंग हेल्प्स साइंटिस्ट मेजर द एज ऑफ दीज फॉसिल एंड आइस कोर्स। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि कार्बन डेटिंग के द्वारा जो साइंटिस्ट हैं वो इजली मेजर कर लेते हैं कि जो फॉसिल है उसका एज कितना है। साथ ही में जो आइस कोर्स हैं उनके भी एज को काफ़ी आसानी से नापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। जो फ्यूचर है ह्यूमन काइंड का, माने इंसानों का जो भविष्य है, उसके लिए क्या क्या इंडिकेशंस हैं। देखिए, इंसानों का जो भविष्य है वो काफ़ी अंधकारमय है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पूरे पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से जो अंटार्कटिका का बर्फ़ है, माने आइस है, वो पिघल रहा है। ओजोन लेयर भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये चेंजेस जो हैं वो चेतावनी के साइंस हैं। इंसानों के द्वारा फैलाए हुए प्रदूषण ने पृथ्वी को नष्ट करने के कगार पे ला दिया है। अगर हम लोग सही समय पे नहीं बदले और इन चीज़ों को हमने नहीं सुधारा तो ये जो डैमेज है उससे बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे इंसानों और जानवरों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ सकता है। अब देखिए अपने वर्ड्स में इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे। द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड इंक्लूड द इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, मेल्टिंग आइस इन अंटार्कटिका, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। जो इंडिकेशंस हैं ना मनुष्य के फ्यूचर के लिए, उसमें चैप्टर में जैसे आपने पढ़ा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, एंटार्कटिका का आइस पिघल रहा है, ओजोन लेयर भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। दिस चेंजेज आर वार्निंग साइंस। ये सारे चेंजेज जो हैं वो चेतावनी के चिन्ह हैं। दे शो दैट आवर एक्शंस आर हार्मिंग द प्लेनेट। ये सब बताते हैं कि हमारे जो कार्य हैं वो प्लेनेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिस डैमेज कुड क्रिएट बिग प्रॉब्लम्स फॉर ऑल पीपल एंड एनिमल्स इन द फ्यूचर। ये जो डैमेज है वो आने वाले समय में सभी लोगों और जानवरों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रेप्ड इन अंटार्कटिका। हाउ इज़ द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। जो दुनिया का जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में ट्रेप्ड है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस रीजन का स्टडी हमारी कैसी मदद कर सकता है। देखिए, अंटार्कटिका को पढ़ने से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके आइस में जो पृथ्वी का पुराना एयर है और क्लाइमेट है उसका हिस्ट्री जो है ना वो रिकॉर्डेड है। ये हमारी मदद करेगा कि हमारा प्लेनेट जो है माने पृथ्वी जो है वो समय के साथ कैसे बदला।
एंटार्कटिका के स्टडी से ही हमको क्लियरली पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कैसे पड़ रहा है। ये जो नॉलेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर को सही प्रिडिक्ट करने के लिए और सही ढंग से उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए। बस इन्हीं को अपने वर्ड्स में इसके आंसर में हम लिखेंगे, स्टडिंग एंटार्कटिका इज यूजफुल टू अस बिकॉज इट्स आइस होल्स एंशिएंट रिकॉर्ड्स ऑफ अर्थ पास्ट एयर एंड क्लाइमेट। देखिए एंटार्कटिका को पढ़ना बहुत यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि इसके आइस में एंशिएंट रिकॉर्ड है अर्थ के पास्ट एयर और क्लाइमेट का। दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ आवर प्लेनेट हैज चेंज्ड ओवर टाइम। ये हमारी मदद करता है इस चीज़ को समझने में कि समय के साथ हमारा प्लेनेट कैसे बदला। इट शोस अस द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वेरी क्लियरली। ये बड़े साफ तरीके से जो इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का उसको दिखाता है। दिस नॉलेज इज की टू प्रिडिक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर आवर फ्यूचर। ये जो नॉलेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे भविष्य की तैयारी के लिए और भविष्य को सही ढंग से जानने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर जेफ ग्रीन्स रीजन्स फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो टीचर हैं चैप्टर में जेफ ग्रीन, उन्होंने किन कारण से जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनको आइस एक्सपीडिशन के लिए माने एंटार्कटिका ले जाने के लिए चुना। देखिए कोई भी टीचर इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि बच्चे को अगर भविष्य के लिए तैयार करना है तो उसको प्रैक्टिकल जानकारी दिया जाना चाहिए, जो रियलिटी है उससे उसको मिलवाना चाहिए। तो यहाँ पे जो जेफ ग्रीन हैं उनका इरादा था कि चूँकि बच्चे भविष्य हैं वही भविष्य में पॉलिसी बनाएंगे, दुनिया चलाएंगे, तो सही यही होगा कि जो दुनिया में बदलाव आ रहा है मन इन्वायरमेंट में जो चेंजेज आ रहे हैं उनको वो एंटार्कटिका जाके देखें ताकि भविष्य के लिए वो तैयार हो सकें और भविष्य में इन्वायरमेंट को बचा सकें। बस इन्हीं को अपने वर्ड्स में इसके आंसर में लिखेंगे। जेफ ग्रीन टूक हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द एक्सपीडिशन बिकॉज ही वांटेड टू टीच देम अबाउट क्लाइमेट चेंज। देखिए जेफ ग्रीन बच्चों को इसलिए ले गए थे एक्सपीडिशन में क्योंकि वो चाहते थे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको करीब से बच्चों को दिखा सकें। ही बिलीव्स यंग पीपल आर द फ्यूचर लीडर्स। उनका मानना है कि आज के बच्चे कल के नेता हैं। He wants them to see the problems for themselves because their choices will decide our planet's future। देखिए वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो समस्या को खुद से देखें क्योंकि उनका जो चॉइस है वो हमारे प्लेनेट के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिक इन्वायरमेंट। अगर हम छोटी चीज़ें स्मॉल थिंग्स का ध्यान रखते हैं तो जो बिग थिंग्स हैं बड़ी चीज़ें हैं वो अपना ध्यान खुद रख लेती हैं। इस स्टेटमेंट का एंटार्कटिक के कॉन्टेक्स्ट में क्या रिलेवेंस है। एंटार्कटिका में ये जो स्टेटमेंट है ना कि अगर हम छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ें अपना ध्यान खुद ब खुद रख लेंगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही नाजुक है। वहाँ पे एक स्मॉल क्रीचर फोटोप्लैंक्टन पाया जाता है। वो फोटोसिंथेसिस माने ऑक्सीजन बनाने के लिए और फूड चेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फोटोप्लैंक्टन बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं ऐसा मान के चलिए, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं और ये जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसके द्वारा भारी मात्रा में न केवल ऑक्सीजन निकालते हैं बल्कि जो एंटार्कटिक के छोटे छोटे मछली हैं वो इनको खाते हैं। उन मछलियों को फिर बड़ी मछलियाँ खाती हैं, फिर बड़ी मछलियों को इंसान जो हैं वो अपने यूज में लाते हैं। इस प्रकार से पूरा फूड चेन चलता है। इन एंटार्कटिका टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स मीन्स प्रोटेक्टिंग इट्स अ सिंपल बट डेलिकेट इन्वायरमेंट। स्मॉल क्रीचर्स लाइक फोटोप्लैंक्टन आर वाइटल, दे सपोर्ट द एंटायर फूड चेन। देखिए एंटार्कटिक में जैसे कि मैंने समझाया कि छोटे चीज़ माने फोटोप्लैंक्टन का हम ध्यान रखेंगे तो जो बड़ी चीज़ें हैं वो अपना ध्यान खुद ब खुद रख लेंगी क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही नाजुक है। इफ़ दे आर हार्म इट अफेक्ट्स एवरी एनिमल। अगर इनको नुकसान पहुँचाया जाता है तो सभी जानवर प्रभावित होंगे। स्मॉल ह्यूमन एक्शंस लाइक रिड्यूसिंग पॉल्यूशन आल्सो मैटर अ लॉट। अगर हम छोटा छोटा एक्शन लें जैसे कि पॉल्यूशन को कम करना, ये भी बड़ा ही महत्व रखता है। दिस हेल्प्स प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम्स
लाइक आइस मेल्टिंग। इससे जो बड़ी समस्याएं हैं, बर्फ़ का पिघलना और रुकेगा। प्रोटेक्टिंग स्मॉल थिंग्स कीप द होल इकोसिस्टम हेल्दी। अगर हम छोटी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी रहेगा। ए हेल्दी एंटार्कटिका हेल्प्स रेगुलेट द होल प्लेनेट्स क्लाइमेट। अगर एंटार्कटिका हेल्दी है तो पूरा का पूरा जो हमारा प्लेनेट है उसका क्लाइमेट सही ढंग से रेगुलेट होते रहेगा। सो स्मॉल केयर लीड्स टू बिग ग्लोबल बेनिफिट्स। इसीलिए अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान दें तो हमको बड़े बड़े जो ग्लोबल बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट है वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंटार्कटिका ही वो जगह क्यों है जहां हमको जाना चाहिए यदि हम अर्थ के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को समझना चाहते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका में लगातार बर्फ़ गिरते रहता है। तो इतने सालों का जो हिस्ट्री है ना, हर साल दर साल उसके बर्फ़ में जमा हुआ है। एंटार्कटिका के आइस का स्टडी करके हम अर्थ के पास्ट क्लाइमेट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। एंटार्कटिका में आइस का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग के रियल इफेक्ट्स को दिखाता है, जिससे हम प्रेजेंट के क्लाइमेट को समझ सकते हैं। यहाँ पे स्टडी करके साइंटिस्ट बहुत ईजिली जो फ्यूचर है हमारे प्लेनेट के क्लाइमेट का उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बस इन्हीं को अपने वर्ड्स में हम लिखेंगे। एंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ये पूरा हमने क्वेश्चन से लिखा है। इट्स एंशियंट आइस होल्ड्स रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट क्लाइमेट्स। इसके जो पुराने बर्फ़ हैं वो पास्ट क्लाइमेट्स के रिकॉर्ड्स को रखते हैं। द मेल्टिंग आइस शोज अस द रियल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टुडे। यहाँ पे जो आइस मेल्ट हो रहा है वो आज के ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को दिखाता है। स्टडिंग दिस हेल्प्स साइंटिस्ट प्रिडिक्ट व्हाट माइट हैपन टू आवर प्लेनेट नेक्स्ट। इनको पढ़कर साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे प्लेनेट में आगे क्या होगा। अब चलिए, जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से समझा है वो इस MCQ क्वेश्चन के आंसर को तुरंत कमेंट करेंगे। व्हाट यूज्ड टू फ्लरिश ऑन एंटार्कटिका ईयर्स बैक। ऑप्शन ए है एनिमल्स, बी है टाइगर्स, सी है ह्यूमंस और डी है फौना एंड फ्लोरा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।